क्लियर है। तो हमने 2 लेक्चर, इसके पहले लेक्चर हमने डिलीवर किया है। उसमें पहले लेक्चर में तो हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि नोच और वायर क्या होता है, देन हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था। अब उसके बाद जब सेकेंड लेक्चर जब आया तो उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ नोच एंड वायर होते हैं तो उसमें भी 3 अलग अलग शेप होता है। एक तो हमने देखा था रेक्टेंगुलर होगा, उसके लिए रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, ये तीनों जो अलग अलग शेप है इसके लिए हमने डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखा। क्लियर है। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं, क्लियर है, जो इस नॉचेज एंड वायर में जो मिसलेनियस टर्म्स बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्लियर है। तो उस मिसलेनियस टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म है वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखिए अभी तक जो पिछले क्लास में हमने डेरिवेशन किया है रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए, ट्रेपेजोइडल के लिए, तो उसमें हमें एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला मिला था जो कुछ इस फॉर्म में था कि CD इंटू एल रूट 2GH इंटू एच का पावर 2/3 ऐसा कुछ था। क्लियर है। और फिर रेक्टेंगल के लिए भी हमने डिराइव किया था कि 8/15 CD इंटू रूट 2G इंटू 10θ/2 इंटू h⁵ और फिर ट्रेपेजोइडल के लिए क्या हो जाएगा कि दोनों को अगर हम समेशन कर देंगे तो वो ट्रेपेजोइडल के लिए हो गया है। लेकिन उसमें एक एजम्पशंस था। क्लियर है। उसमें एजम्पशंस ये था कि जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे एक टैंक है और इस टैंक से यहाँ पे ओपनिंग है या ये नोच दिया गया है जिससे कि ये जो वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, हमारा कोई भी फ्लूइड जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हमने ये कंसिडर किया था कि जब हमारा जो फ्लूइड है इसके ऊपर से पास होगा, मतलब यहाँ पे ये क्रेस्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। तो जब भी हमारा फ्लूइड इस क्रेस्ट से पास होगा तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वहाँ पे वो 0 होगी, मतलब उसका वेलोसिटी का जो है वो जैसे ही क्रेस्ट को ओवर कर लेगा या क्रेस्ट को पार कर लेगा तब उसमें वेलोसिटी वाला टर्म से आएगा। उसके पहले जब यहाँ पे जब वो फ्लो हो रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी हमारा 0 होने वाली है। लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं इस फ्लूइड का वेलोसिटी यहाँ पे फ्लो होता ही रहता है। क्लियर है। तो अब जब क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है और इसके पहले जो डेरिवेशन किए हैं उसमें हमने ये जम्पशंस लिया हुआ है कि जब भी क्रेस्ट के ऊपर में हमारा फ्लूइड पास हो रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पे सम वेलोसिटी है। तो उसके कारण, उस वेलोसिटी के कारण क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ हेड डेवलप होगा और वो हेड जो है जो हमारा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको वो चेंज कर देगा। क्लियर है। तो जिस वेलोसिटी से ये इस पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए क्रेस्ट के ऊपर अप्रोच करता है वो पर्टिकुलर फ्लूइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नाम से ही क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी क्रेस्ट पर जब हमारा फ्लूइड आ रहा है तो उस समय वो किस वेलोसिटी से क्रेस्ट के ऊपर अप्रोच कर रहा है, किस वेलोसिटी से क्रेस्ट के ऊपर रीच कर रहा है, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज अ वेलोसिटी विथ विच वाटर रीच द वायर और नोच बिफोर इट पास ओवर इट, मतलब क्रेस्ट के ऊपर में जो हमारा वाटर पार्टिकल है या कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है जिस भी वेलोसिटी से उसके ऊपर फ्लो करता है, जिस भी वेलोसिटी से उसको ऊपर आता है, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते हैं। अब इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कारण क्या होता है कि जो हमारा डिस्चार्ज का जो भी फॉर्मूला होने वाला है, डिस्चार्ज का जो भी क्या बोलना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो लेट VA इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब VA वेलोसिटी से जो हमारा फ्लूइड है वो इस पर्टिकुलर क्रेस्ट के ऊपर पहुंच रहा है। तो अब जब ये क्रेस्ट के ऊपर यहाँ पहुंच रहा है, देन द वाटर फ्लोइंग ओवर द वायर और नोच पॉजेज एडिशनल हेड। अभी देखिए जब हमने इंटीग्रेशन लिमिट लगाया था तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने हाइट h को डिनोट किया हुआ था, यानी कि जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हम लोग 0 से h पे कर रहे हैं, बट क्योंकि ये कुछ न कुछ वेलोसिटी को पॉजेस किया हुआ है तो उस वेलोसिटी के कारण हमें क्या रहेगा कि वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी को अगर हम लोग हेड के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ न कुछ तो हेड रहेगा ही रहेगा। तो उस पर्टिकुलर एडिशनल हेड को हम लोग HA से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग यूनिट 1-2 में पढ़े थे कि कैसे जब कोई वेलोसिटी है उसको हम लोग हेड में कन्वर्ट करते हैं। तो HA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA² अपॉन 2G।
तो यानी इनिशियल में देखा जाए तो वेलोसिटी 0 था जब हमने पहले जो 3 डेरिवेशन किया हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी के कारण हमारा जो है उसको अगर हम हेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो HA के बराबर होगा। मतलब हमारा जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो 0 की जगह में क्या हो जाएगा, HA के बराबर होगा। और HA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VA² 2G। क्लियर है। सो एडिशनल हेड pauses due to velocity of approach, thus the limit of integration change from change HA to H plus HA instead of 0 to H। पहले हमारा लिमिट कितना था, 0 से H हम लोग कर रहे थे जब हमने यहाँ पे वेलोसिटी को 0 माना था, लेकिन अब हमारा वेलोसिटी क्या, हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, HA कि इनिशियली VA वेलोसिटी के कारण कितना हेड है और प्लस जो फाइनल हमारा लिमिट हो जाएगा वो h तो ऑलरेडी है और प्लस HA तो हमारा वेलोसिटी ऑफ हेड अवेलेबल है। तो जब हम लिमिट HA टू HA रखेंगे, रेक्टेंगुलर वाला जो फॉर्मूला डिस्चार्ज था, तो हमारा कुछ जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में आ जाएगा 2/3 CD इंटू √2GH। यहाँ तक तो यही रहेगा। अब यहाँ पे केवल h का पावर 3/2 आ रहा था, उसके जगह पे अपर लिमिट आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, h प्लस HA का पावर 3/2, लोअर लिमिट HA का पावर 3/2। वैसे ही ट्रायंगुलर के लिए यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, कॉमन टर्म्स रहेंगे। और अगर हमने 0 लिया हुआ था तो वहाँ पे केवल h टू द पावर 5/3 आ जा रहा था, 5/2 आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये एक्स्ट्रा टर्म्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिया रहेगा तब तो हमें रखना पड़ेगा, और नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्टली h टू द पावर, ये पूरे टर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगे h टू द पावर 5/2 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा h टू द पावर 3/2 में। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में, कि जो हमने पहले डेरिवेशन किया हुआ था तो वहाँ पे हमने ये कंसिडर किया हुआ था कि वाटर जो है जब हम लोग नोज के या वायर के क्रेस्ट के ऊपर जब पहुँच रहा था तो उस समय वेलोसिटी उसका 0 था, नेग्लिजिबल था। लेकिन जब वेलोसिटी को अप्रोच दिया रहेगा तो इसका मतलब कि BA वेलोसिटी से वहाँ पे वो पहुँच रहा है, जिसके कारण हमें कुछ एक्स्ट्रा हेड देखने को मिलेगा। तो वही है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है। अब एक और टर्म्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, फ्रांसिस फार्मूला। तो ये फ्रांसिस फार्मूला क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो क्या हुआ कि एक फ्रांसिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये फाइंड आउट किया कि एक रेक्टेंगुलर अगर नोच रहता है तो उससे हमें कितना डिस्चार्ज मिलता है। तो उन्हें एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक इम्पीरिकल फार्मूला दिया। क्लियर है। तो वो जो इम्पीरिकल फार्मूला है उसी को बस हमें क्या करना है, याद रखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया था। तो अब वो हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए, क्या एक्सपेरिमेंट किए, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर किया, किस नोज के लिए किया, तो रेक्टेंगुलर नोज के लिए किया, और उन्होंने क्या फॉर्मूला अपना ऑब्टेन किया। क्लियर है। तो उसके लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला उन्होंने ऑब्टेन किया 1.84 इंटू इन ब्रैकेट L माइनस 0.1 N इंटू H होल मल्टीप्लाई बाई H टू द पावर 3/2, जहाँ पे L क्या होता है, लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा। जो n हो जाएगा तो n को एक टर्म्स होता है नंबर ऑफ एंड कंसंट्रेशन। क्लियर है। नंबर ऑफ एंड कंसंट्रेशन मतलब क्या, कि जो रेक्टेंगुलर है तो वहां पे बीच में मान लीजिए कि कटा कटा है, तो क्लियर है। तो उसका एक्चुअली मेरे पास डायग्राम नहीं है, नहीं तो मैं डायग्राम दिखा देता। तो बस n का याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल पूछेगा कि यूजिंग फ्रांसिस फार्मूला इसको सॉल्व करिए, तो वहाँ पे n की वैल्यू दिया रहेगा, तो बस आप लोग n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। एक्चुअली वो जो रेक्टेंगुलर होता है तो वहाँ पे एक नोजेज इस तरीके से कटा कटा पार्ट रहता है। क्लियर है। तो उसी को हम लोग एंड कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, जहाँ L क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा, n एंड नंबर ऑफ एंड कंसंट्रेशन हो जाएगा, और h तो पता ही है हेड होता है। क्लियर है। और अगर यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को 0 लिया हुआ है, लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कंसिडर होगा तो h कन्वर्ट हो जाएगा किससे, h प्लस HA से हो जाएगा। तो बस यही आपको याद रखना है। और ये जो केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो 0 हो गया था, उसके जगह पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, h प्लस HA का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट HA का पावर 3/2। क्लियर है। तो इतना सा
आपको एक मिसलेनियस में याद रखना है, वेलोसिटी को अप्रोच क्या होता है और फ्रांसिस फार्मूला, ये वाला भी याद रखेंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर में आएगा। वैसे चांसेस तो कम है, बट याद रख लीजिएगा कि एक फ्रांसिस फार्मूला है जो डिस्चार्ज का फार्मूला देता है रेक्टेंगुलर नोजेस के लिए, और वो हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक फ्रांसिस नाम का साइंटिस्ट ने डिराइव किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये फार्मूला का नाम रख दिया गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले स्लाइड में कुछ हमारा जो ब्रॉड नोज हो गया और ओलिगी नोज हो गया, तो उसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। देन वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल में डायरेक्ट जंप करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट अभी हम लोग दो वायर के बारे में हमें पढ़ना है। एक ब्रॉड क्रेस्ट वायर के बारे में पढ़ना है और एक ओलिगी वायर के बारे में पढ़ना है। तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, वो छोटा सा ही है। ठीक है, तो देखिए जो वायर होता है, तो वायर का जो ये विड्थ होता है, यानी कि विड्थ मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ से वाटर जिसके ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो वो कितना विड्थ है, एकदम पतला है कुछ ज़्यादा, मतलब उसके विड्थ के आधार पर हम लोग ये जो वायर है उसको मतलब क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, अगर हमारा जो विड्थ होगा, विड्थ मतलब आप समझ रहे हैं ना, पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये जो विड्थ है, मतलब कि अगर हम बात करें कि ये वॉल बना हुआ है, तो ये वॉल का कितना विड्थ है, ये वाला एरिया, मतलब कैसे बताया जाए इसको, ये मान लीजिए कि ये वॉल है, तो ये वॉल का ये विड्थ कितना ज़्यादा है, इतना है, इतना है कि इतना है, जितना पतला जितना ये विड्थ होगा ये वाला है, उसके आधार, ये लेंथ होता है और ये विड्थ होता है। क्लियर है? तो ये विड्थ के आधार पर हम लोग ये जो वायर है उसको क्लासीफाई करते हैं। तो अगर विड्थ है, अगर वो हेड का 0.6.24 से कम है, तो वैसे जो वायर होता है उसको हम लोग थिन प्लेट वायर बोलते हैं। अगर यही जो विड्थ की वैल्यू 0.6.2 मतलब 0.6h से ज़्यादा हो और ये 2.5 होगा, यहाँ पे एक्चुअली गलत लिखा गया है, और 2.5h के बीच में हो तो उसको नैरो वायर कहा जाता है। और अगर यही जो विड्थ होगा वो हाइट के रिस्पेक्ट में 2.5 से लेके अगर 10h लिमिट तक वेरी करता है, तो वैसे वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट वायर बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको ये क्राइटेरिया याद रखना पड़ेगा कि जो विड्थ होगा वो हाइट के कंपेयर में, हेड के कंपेयर में कितना ज़्यादा है। तो अगर 2.5 से लेके 10h के रेंज में वेरी कर रहा है, 10h के रेंज में अगर लाइक कर रहा है, तो वैसे जो वायर होता है उसको ब्रॉडकास्ट वायर बोलते हैं। अब इसका भी दो क्लासिफिकेशन होता है कि अगर ये जो फ्रंट वाले पार्ट में क्या ये शार्प एज है या फिर ये स्मूथ एज है, राउंडेड कॉर्नर है। तो अगर यही यहाँ पे शार्प एज है तो इसको बोला जाता है शार्प एज एट ऑफ स्ट्रीम एंड ब्रॉडकास्ट वायर, और दूसरा अगर यहाँ पे स्मूथ है, राउंडेड है, तो राउंड कॉर्नर एट ऑफ स्ट्रीम एंड। तो ये दो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है? तो अब देखिए, ये जो शार्प एज होता है, तो यहाँ पे देखिए वाटर सडनली आएगा, तो सडनली आता है तो यहाँ पे एक्चुअली एक क्या बोलते हैं, कैविटी क्रिएट होता है, एयर पैकेट क्रिएट होता है, जिसके कारण वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कैविटेशन वाला टर्म्स जो है, या कैविटेशन इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एयर पैकेट बन जाता है। क्लियर है? उसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे राउंडेड जो है वो कॉर्नर दिया जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ब्रॉडकास्ट वायर विथ शार्प कॉर्नर एट द ऑफ स्ट्रीम एंड अ स्मॉल एयर पैकेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द वायर क्लोज टू ऑफ स्ट्रीम एज आर जनरेटेड, बट दिस इज जनरली कैरी आउट अवे बाय द फ्लो ऑफ। और जैसे जैसे, लेकिन देखिए शुरुआत में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर पैकेट जनरेट होगा, क्योंकि शार्प है, सडनली वहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्रेशर का ड्रॉप होगा, उसके कारण कैविटेशन वाला टर्म्स या एयर पैकेट डेवलप होगा। लेकिन जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये एयर पैकेट को अपने साथ फ्लो करके डाउन स्ट्रीम साइड में ले आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग यहाँ पे राउंड कॉर्नर दे देंगे तो यहाँ पे कोई भी सडनली प्रेशर का ड्रॉप नहीं होगा, तो वो एयर पैकेट फॉर्म नहीं होगा। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट वायर विथ राउंड कॉर्नर, नो एयर पैकेट इज फॉर्म, हेंस नो कैविटेशन डेवलप, अगर हम लोग राउंडेड कॉर्नर दिए हुए हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया दो क्लासिफिकेशन। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है कि इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हर हमेशा जब भी हम लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। क्लियर है? तो अब क्योंकि ये जो जितने भी हम लोग वायर पढ़ रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट वायर, ये रेक्टेंगुलर केस लेके ही कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जितना लेंथ है और जितना फिर उसका थिकनेस हुआ है, मतलब मान लेते हैं कि h अगर थिकनेस है तो l इंटू एच तो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है? अब वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि शार्प कॉर्नर एज वाला लिया हुआ है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हमने स्ट्रिप लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा कितना वेलोसिटी होगा, अगर हमें ये फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 0.11 और 0.22 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगा लेते हैं। तो 0.1 पे देखिए हेड अवेलेबल है h, क्लियर है? ये दोनों डेटम जेड है तो कट जाएगा हेड, और यहाँ पे कोई भी फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पोटेंशियल हेड 0 हो गया। अगर इसको डेटम ले रहे हैं तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो केवल और केवल h हेड के फॉर्म में बचेगा जो कि प्रेशर है। तो h इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए v वेलोसिटी से फ्लो भी हो रहा है और प्लस h हाइट भी है, तो h प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें कि यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ h, तो वो कितना हो जाएगा √2g h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इसी के वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे तो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CD इंटू L इंटू H इंटू √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, ब्रॉडकास्ट वायर का। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि क्या गिवन कैपिटल H के लिए कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा वो निकालना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर पैरामीटर को, और फिर वहाँ से जो भी वेरिएबल पैरामीटर की वैल्यू आती है उसको अगर हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें वो चीज़ें मैक्सिमम मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज तो कांस्टेंट टर्म है, लेंथ जो है वो जो लेंथ है उसका वायर का तो वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और कैपिटल H भी बोल रहा है क्या कि फॉर अवेलेबल हेड, मतलब इतना हेड ऑलरेडी हमने डैम का बना दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको, तो मतलब यहाँ वेरिएबल कितना क्या होगा, केवल स्मॉल h जो है वो वेरिएबल होगा। तो हम डिस्चार्ज को स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो स्मॉल h होगा वो कैपिटल H का 2/3 होता है। क्लियर है? तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे तो वहाँ से हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो फॉर्मूला हो जाता है 1.7 CD इंटू L इंटू H टू दी पावर 3/2 हमें मिलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक्चुअली हमने जो ब्रॉडकास्ट वायर है उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कितने टाइप का होता है, और ये दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है इन टर्म्स ऑफ एयर पैकेट जो फॉर्म होता है, और प्लस इसका क्या डेरिवेशन होता है वो हमने कंप्लीट किया। तो देखिए ये वाला जो टर्म्स है, आप सही बताऊं तो देखिए सिलेबस में बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, लेकिन एज सच अगर आप इसको नहीं भी कवर करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को कवर करना एग्ज़ाम के लिए वर्थ नहीं होता है। वो टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए जिसके आने की श्योरिटी ज़्यादा है, 80% है, लेकिन इन सब की आने की जो श्योरिटी है कभी कभी एग्ज़ाम में जब किसी एग्जामिनर जो नया क्वेश्चन बना रहा है अगर उसका दिमाग खराब हो गया तब इस टाइप का क्वेश्चन को वो डालता है, अदरवाइज वो नॉर्मली आपको रेक्टेंगुलर के लिए नोज का डेफिनेशन पूछ देगा, क्लासिफिकेशन पूछ देगा, और वो जो तीनों केस के लिए है उसके ऊपर में वो डेरिवेशन पूछ देगा। लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि हल्ला करते रहते हैं तो इसलिए उसको कंप्लीट कराना पड़ता है। लेकिन देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका वेटेज बहुत कम रहता है। क्लियर है? तो ठीक है वो अपन कंप्लीट कर ले रहे हैं, बट जितना कम से कम टाइम दीजिएगा इसके ऊपर और जितना ज़्यादा इसके पहले वाला 2 लेक्चर है उसके ऊपर टाइम देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो एक और ओलिगी वाला बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल कवर करेंगे, देन आगे के टॉपिक जो भी हमारा वेंचुरी मीटर और जो बचा हुआ है वो कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक और टर्म है
ओलिगी वायर, इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। तो देखिए ये जो ओलिगी वायर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे राउंडेड रहता है और क्लियर है, और यहाँ पे यहाँ भी राउंडेड रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ वायर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट नेगेटिव प्रेशर। जैसे जैसे हमारा जो वाटर है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर मान लीजिए सडनली अगर कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर आ जाएगा, सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वहाँ पे कैविटेशन जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग इसको एक स्मूथ बनाते हैं। तो स्मूथ बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि निगेटिव प्रेशर डेवलप नहीं होता है, और इसके कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा जो वाटर है वो एक स्मूथ वे में इसको मतलब इसको टच करते हुए यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लो करता है। क्लियर है? तो इस टाइप का जो वायर होगा उसको हम लोग ओलिगी वायर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब अगर हम लोग डिस्चार्ज का बात करें तो बस ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला बस आप लोग याद रख लीजिएगा। ये कहाँ से आया है? थ्रू द एक्सपेरिमेंट आया है, और कोई भी चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आती है तो उसको हम लोग डिराइव नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये मत हल्ला करने लगेगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ये बुक में भी डिराइव नहीं है, जिससे मैनिंग फार्मूला है। कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि मैं, अरे भाई वो एक एक्सपेरिमेंट फार्मूला है, और एक्सपेरिमेंट को कभी डिराइव नहीं किया जाता है, जो थ्योरेटिकल चीज़ होता है उसको डिराइव किया जाता है। तो वैसे ही अगर ओलिगी वायर आएगा तो उसके लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो है थ्रू द एक्सपेरिमेंट पाया गया है, C × L × H का पावर 3/2, जहाँ पे L आपको पता है कि लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा, H हेड ऑफ द वायर हो जाएगा, और ये जो C होता है इसको कोफिशिएंट ऑफ वायर बोलते हैं, जिसको कि हम देन अगेन एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो इतना सारा ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल आप इसको पढ़िए। बट अगर आप चाहते हैं कि एक डिसेंट मार्क्स से बिना ज़्यादा लोड लिए और अच्छा कंसेप्ट बनाते हुए पास होने की कोशिश करें, तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो बिल्कुल उसको अच्छे से देखिएगा, इसको एक बार बस देख लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से नोज एंड वायर का जो मतलब कि जो सिलेबस में मेंशन है, मोस्टली हमने सारे मोस्टली क्या इवन ऑलमोस्ट कवर पूरा ही कर लिए हैं। अब इसके ऊपर में जो 3 हमारा जो है उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम बनाएंगे और देन आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।